नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका है अपने उत्तराखंड का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी 13 जिलों के जिला अधिकारियों के साथ में वर्चुअल बैठक कर मानसून और आपदा प्रबंधन और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को मानसून के मद्देनजर पूरी अलर्ट रहते हुए और सड़क बंद होने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भाऊमाला में तीज उत्सव और महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति राज्य की असली ताकत है और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। दौरे के दौरान सीएम धामी ने प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी पुल की क्षतिग्रस्त अप्रोच रोड की पुनर्निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया और महज 12 घंटे में काम पूरा होने पर अधिकारियों की सराहना की। भारत को साल 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी दिलाने के संकल्प के साथ में खेल मंत्री रेखा आर्या ने हरिद्वार से ओलंपिक 2036 संकल्प कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। हर की पौड़ी पर पूजा अर्चना और मां गंगा का आशीर्वाद लेकर उन्होंने गंगा जल उठाया और इस यात्रा में सैकड़ों खिलाड़ी, युवाओं और महिलाओं ने हिस्सा लिया। यात्रा का समापन ऋषिकेश के वीरभद्र मंदिर से हुआ और जहां रेखा आर्या ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और खेल मंत्री ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं और खिलाड़ियों में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और साथ ही भारत को साल 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी दिलाने के संकल्प को मजबूत करना भी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने इसे खेलों के प्रति जन भागीदारी बढ़ाने की पहल बताया। भगवान शिव से एक प्रेरणा मिली कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक राष्ट्रीय संकल्प कि 2036 का ओलंपिक की मेजबानी भारत करे, भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बने। इस संकल्प को ऊर्जा देने के लिए इसी देवभूमि में हर की पौड़ी से संतों के आशीर्वाद से यह कांवड़ यात्रा का संकल्प लिया गया है। यह यात्रा हर की पौड़ी से प्रारंभ होते हुए संतों के आशीर्वाद के साथ में वीरभद्र महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हुए संपन्न होगी। निश्चित रूप से भगवान शिव से संतों से आशीर्वाद मांगा है कि 2036 का ओलंपिक जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय संकल्प है वह संकल्प सिद्धि की ओर जाए, पूर्ण हो और भारत जो है खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बन के उभरे। पैदल यात्रा पूरेगी। निश्चित रूप से 22 किलोमीटर की यात्रा में स्वयं जिसे कहते हैं कि रेस वॉक, जिसे कहते हैं कि कांवड़ यात्रा के रूप में यानी कि रेस वॉक विद भक्ति वो पूर्ण की जाएगी। और ये यात्रा मेरे साथ संत भी, खिलाड़ीगण भी, हमारे युवा साथी भी, महिलाएं भी सभी प्रतिभाग करेंगी। ये यात्रा अपने आप में अद्भुत है और इस यात्रा में निश्चित रूप से एक अद्भुत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेशवासियों से बढ़ चढ़कर जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे देश की एकता और सम्मान का प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं में इसके प्रति सम्मान की भावना और मजबूत किया है। और भट्ट ने बताया कि देहरादून के बाद में अब जिला मुख्यालयों के साथ साथ मंडल और बूथ स्तर पर भी तिरंगा यात्रा और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है। देखिए, हर घर तिरंगा अभियान लगातार पिछले 3 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर यह कार्यक्रम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तिरंगे के महत्व को, युवाओं को तिरंगे के प्रति उसका भाव और राष्ट्र प्रेम का भाव और समान एकता का जो भाव है वो तिरंगा पकड़ते खड़ा होता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक अपने घर के ऊपर तिरंगा खड़ा करे। हर कार्यकर्ता तिरंगा युवा कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा को लेकर और एक राष्ट्रभक्ति भाव अपने अंदर जागृत करे। उस भाव के साथ ये कार्यक्रम चल रहे हैं। 15 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। आज राजधानी में हमने तिरंगा यात्रा निकाली, कल और परसों जिला मुख्यालय में यात्रा निकलेगी, फिर हर मंडल स्तर पर यात्रा निकलेगी और प्रत्येक कार्यकर्ता 15 अगस्त को। हल्द्वानी में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा से पहले एसएसपी कार्यालय में हुए हंगामे को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया और कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कांग्रेस नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र का में विरोध का अधिकार है, लेकिन ऐसा हंगामा करना पूरी तरह से अनुचित है। और दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रमुख प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने भाजपा और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस का इस्तेमाल और राजनीतिक नैरेटिव सेट करने के लिए हो रहा है। उन्होंने पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं।
उनकी रैलियां होती है, बड़े नेता आते हैं तो सरकार उनको रोकने का काम करती है, तमाम जनता को रोकने का काम। देखिए, इसीलिए चाहे कोई भी हो, पुलिस अपना काम करती, किसी प्रकार का माहौल खराब न हो, किसी प्रकार की दिक्कतें न हो, इसलिए पुलिस कंट्रोल करती है। ये चाहे सत्ताधारी दल के लोग हों और चाहे विपक्ष के लोग हों, यही काम हमारी उत्तराखंड के पुलिस ने किया था। परंतु जो माहौल उन्होंने पैदा किया है उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। भाजपा नाराज है, साथ में पुलिस प्रशासन भी नाराज। नहीं, एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ इन पुलिस के आला अधिकारियों से, जो आप फेसबुक खेल रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, उस वक्त जुबान क्यों नहीं खुली जिस वक्त अजय भट्ट की मौजूदगी में लालकुआं विधायक मोहन बिष्ट और जिलाधिकारी के बीच में भयंकर टकराव देखने को मिला, जिस वक्त बंशीधर भगत ने तलब किया और थाने में धरना देकर बैठ गए और कप्तान के साथ मुंहजोरी करी और कोतवाल से माफी मांगने के लिए कहा, उस वक्त ये पोस्टें कहां चली गई थी या आपके मुंह में दही क्यों जमा था? जिस वक्त समीन बंसल के साथ जो जिलाधिकारी थे यहाँ के गणेश जोशी ने बदतमीजी करी सड़क पर कप्तान की मौजूदगी में सार्वजनिक तौर पर, तो कुल मिलाकर ये अधिकारियों को ये समझना होगा कि भाजपा कोई फेविकॉल से नहीं चिपकी हुई है कुर्सी से, ये सरकारें आनी जानी चीजें। तो नैरेटिव बनाने का जो आप काम कर रहे हैं वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि आप किसके हाथों की कठपुतली। उत्तराखंड में हल्द्वानी काठ गोदाम नगर निगम की ओर से वार्ड नंबर 6 में सुभाष नगर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। हनुमत सेवा सदन के समीप आयोजित इस अभियान का नेतृत्व महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने किया और अभियान के दौरान महापौर ने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और इस दौरान महापौर गजराज सिंह बिष्ट ने ANB न्यूज से खास बातचीत में स्वच्छता और सुंदर हल्द्वानी को लेकर नगर निगम की प्राथमिकता बताई और उन्होंने कहा कि शहर में स्वच्छ अभियान लगातार जारी रहेगा और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ में सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए गए। महापौर ने लोगों से स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है और 8 अगस्त से हमने इसको शुरू किया था और 16 अगस्त तक का विशेष स्वच्छता अभियान रखा गया है। इसमें नगर निगम द्वारा भी, क्योंकि पूरे जनपद में कार्यक्रम चल रहा है स्वच्छता का, तो नगर निगम द्वारा भी रोस्टर वाइज कार्यक्रम जारी किए गए हैं। और आज माननीय महापौर महोदय और पार्षद गणों के द्वारा ये सुभाष नगर और आवास विकास वाले एरिया में सफाई का कार्यक्रम चलाया गया है और सभी से अपील भी की गई है कि स्वच्छता के अभियान में बढ़ चढ़ कर के सहयोग करें और कूड़े को अपने जो डोर टू डोर गाड़ी आती है उसको ही दें, इधर उधर कूड़ा ना फेंकें। साथ ही हमारे जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट है उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं और जहाँ पे ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है, आज हमने शनि रोड को भी टेकअप किया है। तो शनि रोड पर जिन प्लॉट्स पे ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है उनको आज हम क्लियर कर रहे हैं। नगर निगम की टीम लगातार हर क्षेत्र में यहाँ पर सफाई अभियान को लेकर के तत्परता दिखाई दे रही है। क्या दिशा निर्देश आगे के लिए उनको दिए जा रहे हैं और किस प्रकार का संदेश दे इसके लिए? 15 अप्रैल से लगातार हमारी टीमें प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक जगह पर जा रही हैं और जितना उनसे हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा वो सहयोग कर सकते हैं वो उसमें कर रहे हैं। और हमारे सभी सफाई कर्मी भी जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं वो सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। हमारी निगम की टीमें भी समय समय पर हमारे आयुक्त हों, हमारे अन्य अधिकारी हों, कर्मचारी हों, सभी उसमें शामिल होते हैं। और आज भी हमारे संग नगर आयुक्त हैं, यहाँ के जो सह नगर आयुक्त हैं वो भी हैं, सभी लोग हैं। मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को जागरूकता के रूप में हम सब लोग आज कर रहे हैं लगातार। उत्तराखंड के युवा नेता और नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए राष्ट्रीय सचिव और उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किया और अपनी सक्रिय संगठनात्मक राजनीति और मुख्य छवि के लिए पहचाने जाने वाले संजीव आर्य ने नियुक्ति के लिए नेतृत्व का आभार जताया और साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर तक मजबूत रोड मैप तैयार करने की बात कही और उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए 2027 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं अपनी सेंट्रल लीडरशिप का, अपने ऑनरेबल प्रेसिडेंट खड़गे साहब का, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी आदरणीय KC वेणुगोपाल जी का और अपने प्रदेश के भी सभी लीडर्स का। और साथ ही साथ
उन सभी पार्टी के सीनियर लीडर्स का, जिनका आशीर्वाद मुझको हमेशा मिला है। एक नई जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। निश्चित तौर पर एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं हृदय से आभारी हूँ अपनी पार्टी का। निश्चित तौर पे जो 6 महीने बाद यूपी में भी चुनाव है, उसके लिए जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक किस तरीके का कांग्रेस का रोड मैप होगा, उसका हम होमवर्क करेंगे। हमारी कोशिश है, क्योंकि हमने देखा है बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले। हमारा इंडिया अलायंस वहाँ पर 43 सीट्स 80 में से जीता है। कांग्रेस के भी उत्तराखंड की राजनीति से निकलकर अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करने वाले युवा नेता संजीव आर्य को कांग्रेस हाईकमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नैनीताल के पूर्व विधायक और युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय चेहरा माने जाने वाले संजीव आर्य को कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव और देश के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी नियुक्त किया है। कांग्रेस संगठन में ये नियुक्ति केवल एक पद नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व के उस भरोसे का प्रतीक है जो उसने उत्तराखंड के इस युवा नेता पर जताया है। संजीव आर्य की बात की जाए तो संजीव आर्य लंबे समय से संगठनात्मक राजनीति में सक्रिय रहे हैं और युवाओं, छात्रों और सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार मुखर भूमिका निभाते रहे हैं। यही वजह है कि उनकी पहचान केवल नैनीताल या उत्तराखंड तक सीमित नहीं रही बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में भी उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से बेहद अहम राज्यों में सह प्रभारी की नियुक्ति मिलना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस आगामी चुनावी चुनौतियों को लेकर युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की राजनीति पर काम कर रहा है। वहीं बात की जाए तो राजनीतिक जानकार भी इसे उत्तराखंड के लिए एक सम्मान और कांग्रेस संगठन में एक नई पीढ़ी को आगे लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहा है। बात की जाए तो संजीव आर्य की इस नियुक्ति के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह का माहौल है। प्रदेश में उन्हें बधाइयां मिल रही हैं और कार्यकर्ता इसे उत्तराखंड की राजनीतिक ताकत और युवा नेतृत्व की स्वीकारता के रूप में भी देख रहे हैं। वहीं संजीव आर्य ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसका निर्वहन वो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने के लिए वो पूरी क्षमता से कार्य करेंगे। फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व के इस फैसले से ये स्पष्ट हो चुका है कि पार्टी आने वाले समय में युवा चेहरों को संगठन की मुख्य धारा में और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी में है और संजीव आर्य की ये नई जिम्मेदारी उसी राजनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान का शानदार शुभारंभ। कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर NS पवार ने नई इस राष्ट्रव्यापी अभियान का औपचारिक उद्घाटन किया और अभियान के तहत 17 अगस्त तक तिरंगा रैली, बाइक रैली और क्विज, रंगोली पोस्ट और मेकिंग और देशभक्ति संगीत जैसे कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आगामी 12 अगस्त को चौरास परिसर और 15 अगस्त को बिड़ला परिसर में सुबह 7:30 बजे भव्य तिरंगा रैली निकाली जाएगी और विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी छात्र छात्राओं से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। ये हर घर तिरंगा अभियान पूरे भारतवर्ष में आज 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं और हमारे विश्वविद्यालय में आज इसका विधिवत शुभारंभ हो गया, जिसका शुभारंभ कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर NS पवार जी द्वारा किया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार और माननीय कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के युवा को उसके कर्तव्यों के प्रति और राष्ट्र ध्वज के प्रति उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए ये मुख्य रूप से कार्यक्रम रखे गए हैं और इसी कड़ी में आज ये कार्यक्रम विधिवत रूप से शुरू हो गए, जिसमें कि विश्वविद्यालय के कुल सचिव, विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता, विश्वविद्यालय के मुख्य छात्रावास अधीक्षक सहित आयोजन समिति के सभी सदस्य और विश्वविद्यालय के सभी छात्र संघ के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। अब 12 अगस्त को चौरास परिसर में और 15 अगस्त को बिड़ला परिसर में इसी तरह की तिरंगा रैली आयोजित की जाएगी और 13 अगस्त को बिड़ला परिसर से और चौरास परिसर तक एक तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। इसी के साथ साथ 13 तारीख को वॉलीबॉल और रस्साकस्सी
का जो ये खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, जिसमें छात्र, कर्मचारी और शिक्षक भाग लेंगे। इसी तरह से 14 अगस्त को देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम और साथ ही उत्तराखंड की खटीमा निवासी सुमित राजभर ने अद्भुत जज्बा दिखाते हुए करीब 1 साल में 26,000 किलोमीटर की लंबी साइकिल यात्रा पूरी कर ली और 25 अगस्त 2025 को शुरू हुई इस यात्रा में उन्होंने 21 राज्यों का भ्रमण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों के दर्शन किए और हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल कांवड़ यात्रा के बाद 10 अगस्त खटीमा लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और सुमित ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में नशा मुक्ति और भारतीय संस्कृति और आस्था का संदेश फैलाना था। अच्छे से बीती है, जो कि मैं 25 अगस्त को निकला था 2025 में। आज 11 अगस्त है, जो कि मैं 1 साल हो गया पूरा यात्रा करते हुए। मैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम कंप्लीट किया, जिसके बीच में 21 स्टेट भी कंप्लीट किया। मेरा नाम सुमित राजभर है और मैं उत्तराखंड खटीमा जनकैया का निवासी हूँ। और मैं जब यात्रा कर रहा था तो मैं विदाउट मनी ट्रैवल किया था, जो कि मैं पब्लिक से हेल्प लेके किया था। 21 स्टेट भी मेरा काफ़ी अच्छा भी था, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, MP, UP, उत्तराखंड। फिर इसके बाद मैं देहरादून आने के बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ करके जब मैं देहरादून आया तो मैं सोचा कि बरसात का समय है, लद्दाख जाने से अच्छा है कि मैं कांवड़ उठाता हूँ। और सावन का महीना था तो मैं देहरादून में अपना साइकिल रखा और वहाँ से कांवड़ उठाया हरिद्वार से। मैं और हमारे अनिल भैया, जो कि दोनों लोगों ने कांवड़ मिलकर उठाया था। आज हमें चलते हुए 5-6 दिन हो गए और आज हम अपने गाँव खड़े। मैं सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे खटीमा से एक युवा, जिन्होंने पूरे 1 वर्ष बाहर रह के और 26,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करके आज 1 साल बाद घर वापस आए हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके, तो बड़ी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं तो कामना करता हूँ भगवान शंकर जी से कि हमारा ये इनके जो है इनके ऊपर विशेष कृपा रहे और इनके परिवारजनों के ऊपर शंकर जी विशेष कृपा बनाए और हमारे इस क्षेत्र के ऊपर भी विशेष कृपा बनाए। युवाओं में कि आज भी हमारे सनातन जिंदा है और युवा ऐसे भी युवा हैं जो पूरा घर 1 साल त्याग कर और पूरे हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके आ रहे हैं। तो बड़ा ये हमारे लिए कई उसमें युवाओं को इससे सीखने को मिलेगा और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। भाजपा ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कुंदन सिंह परिहार ने कहा कि इस कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा के बाद संगठन पूरी तरह से मैदान में उतर चुका है। उन्होंने बताया कि बैठकों के जरिए चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है और कार्यकर्ता सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं। और हाल ही में कार्य समिति और विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा की गई और कुंदन सिंह परिहार के मुताबिक भाजपा का पूरा संगठन अब सक्रिय होकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं का लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए, अभी हमने कल ही अपने कार्य समिति के जो सदस्य हैं और विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उनकी घोषणा की है और एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन मैदान में उतर चुका है। और इसके आधार पर हम जो बैठकें कर रहे हैं, अर्थात जो हम योजनाएं बना रहे हैं, ये जो हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का, उसका प्रचार प्रसार करने का कार्य हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। और संगठन की एकजुटता, नेतृत्व पर विश्वास, सरकार की विशेष उपलब्धियां, इनके आधार पर हम राज्य में पुनः सरकार बनाने में सफल। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और विधायक ने आरोप लगाया कि जानबूझकर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनी और कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके पड़ोसियों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ में शिकायतें की गई और लोगों ने इससे जुड़े दस्तावेज भी मीडिया के सामने रखे। काजी निजामुद्दीन ने चुनाव आयोग से पूरे मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की और विधायक का कहना है कि इस तरह की शिकायतों के कारण लोगों के बीच में आपसी विवाद और दुश्मनी की स्थिति पैदा हो रही है। उन्होंने मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है कि एक दूसरे से आपत्ति की हुई दिखाई जा रही है।
क्या जवाब देगा चुनाव आयोग कि हर आदमी ऐसे कागज उठाए फिरेगा? बिल्कुल आपका सिस्टम गलत है, इसमें बहुत कमियां हैं। कोई भी उन कमियों का फायदा उठाकर किसी भी मोबाइल से, किसी भी कंप्यूटर सेंटर से बैठकर, साइबर कैफे से बैठकर कोई भी किसी कर वोट पर भी आपत्ति कर दे, तो ये तो चलने वाली बात नहीं है। चुनाव आयोग को चाहिए कि उन साइबर कैफेज या उन मोबाइल्स की जांच करवाएं जहां से फर्जी शिकायती फॉर्म 7 अपलोड हो रहे हैं, और फर्जी जिन सेंटर से, जिन मोबाइल से, जिन साइबर कैफेज से या जिस हैंडल से ये फर्जी वोट डिलीट करने के फॉर्म 7 अपलोड हो रहे हैं, उनके खिलाफ आरपी। कांग्रेस हाईकमान ने 7 अगस्त को उत्तराखंड के नए जम्बो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की, और जिसे पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम मान रही है। और वहीं कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर में भाजपा ने निशाना साधा, और भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि कांग्रेस में पदों की बाढ़ आ गई और हर कार्यकर्ता को कोई न कोई पद देने की कोशिश की गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कांग्रेस में संगठन या सिर्फ तमाशा। विनोद चमोली ने कहा कि भाजपा में पद समिति और निर्धारित होते हैं, और जबकि कांग्रेस की जम्बो कार्यकारिणी और उसकी अंदरूनी स्थिति को दर्शाती है। उन्होंने कांग्रेस की संगठनात्मक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नई कार्यकारिणी को लेकर तंज कसा। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति नाराज है वो नाराज ना हो, अगली लिस्ट आएगी। तो क्या कांग्रेस में अभी से ही नाराजगी शुरू हो गई? अरे नाराजगी छोड़ो, मैं गणेश गोयल जी को ये कहना चाहता हूँ कि अपने उपाध्यक्षों और महासचिवों के नाम गिना दें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि 36 लोग, 70 लोग, 74 लोग, जैसे उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, अब इतनी बड़ी कार्यकारिणी, ऐसा लगता है कि हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस में वो संगठन है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। और अभी भी और बनाने की कवायद वहाँ चल रही कि लोगों को कुछ करने के लिए और भी बनाओ, तो ऐसे संगठन चलता है क्या? इससे पता चलता है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति कितनी खराब है कि उनको किसी को भी कुछ न कुछ बनाना है तो ही वो कांग्रेस का कहलाएगा, नहीं तो कांग्रेस का नहीं होगा। ये हालत कांग्रेस की हो गई है। ऐसा संगठन चलता है, मैं पहली बार देख रहा हूँ। हम भी संगठन चलाते हैं, हमारे पास पद निश्चित होते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ते, और हमारा कार्यकर्ता उसमें संतोष करता है, पार्टी का काम करता है। लेकिन 36 और 74 लोगों की संख्या, किसी पद पर 74 लोग हैं उनके, कहीं 36 लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं गिना भी नहीं पा रहा हूँ कि कितने पद हैं। तो मुझे लग रहा है कम से कम 200-250 की तो ये व्यवस्था बनी गई होगी, और 200-250 की तैयारी और कर रहे हैं। तो 500 लोगों को स्टेट संगठन होता है क्या? वो संगठन है या तमाशा है? तो कांग्रेस को तो देखना है। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।